Now students, I am Chalwa. Today I am here to take in your revision class of 9 biology. It is the last video of your first unit 5th NCERT book, the fundamental unit of life. Now let's start the portion first. Draw a well-labeled diagram of nucleus and explain it. एक न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है, वेल लेबल मीन्स लेबल करते हुए, एंड एक्सप्लेन इट, और उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि न्यूक्लियस के फुल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट आप देख रहे हैं डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मैंने. इट इज ए न्यूक्लियस जब फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक में कैसा होता है, एडवांस होता है. ठीक है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने इसको डिफरेंट कलर से बनाया ताकि आप लोग इजीली समझ सकें. डिफरेंट कलर से बनाया है. आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ग्रीन कलर की 2 लेयर्स है. फर्स्टली एक हैविंग के 2 लेयर्स है कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है. दूसरा आप बीच बीच में ब्रेकडाउन देख रहे हैं, बट जॉइंट है वो ब्रेकडाउन. इट इज फॉर न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. नेक्स्ट इज एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. ये न्यूक्लियोलस किसी भी न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और एक आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है, ये क्रोमैटिन थ्रेड है जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में. और ये क्रोमोसोम्स में कहाँ रहता है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि एक फ्लूइड होता है जिसमें ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर सस्पेंडेड होता है, यानी कि डूबा हुआ होता है, जिससे ये मॉइस्ट रहता है. नाउ एक्सप्लेन द ईच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस जो था वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था. न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831, बट cell is discovered by Robert Hooke in 1665. तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो समझ लीजिएगा. न्यूक्लियस जो था वो रॉबर्ट ब्राउन यानी कि ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जबकि सेल जो थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी. ओके, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है. क्यों, क्योंकि ये हर एक एक्टिविटी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं, यानी कि न्यूक्लियस होता है वो उन सबको कंट्रोल में रखता है. इसीलिए न्यूक्लियस को डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है. नेक्स्ट है, न्यूक्लियस जो होता है वो मोस्टली सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर और लोकेटेड इन द सेंटर. सेंटर में प्रेजेंट होता है. Most of the animal cell is nucleus is present in center of all the cells, but in plant cells, when the plant cells are mature, the nucleus proximate inside the cell in corner. न्यूक्लियस होता है वो कॉर्नर में प्लेस कर दिया जाता है जैसे जैसे वैक्यूम का साइज बड़ा होता जाता है. सो नेक्स्ट स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. फर्स्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियर फोर्स कैरी करती है, कि उसमें बीच बीच में न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटेंसेस को बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में बाहर आने और साइटोप्लाज्म से अंदर यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जाने में हेल्प करते हैं. यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सब्सटेंसेस को या मॉलिक्यूल्स को क्या करने में हेल्प करती है, कम एंड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए परमिट करती अलाउ करती है और इसके साथ साथ बाहर जाने के लिए भी अलाउ करती है. नेक्स्ट है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट कंटेंट को साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट
साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, क्योंकि हम जानते हैं सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंड होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स और अदर कंटेंट्स को न्यूक्लियस से अलग करती है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें आपका क्रोमैटिन और न्यूक्लियस सस्पेंडेड होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक डेंस होमोजीनस सेमी फ्लूइड होता है। होमोजीनस मींस एक समान, सेमी फ्लूइड ग्रैन्युल्स की फॉर्म में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें ये न्यूक्लियस और क्रोमैटिन थ्रेड सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि जिसमें ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो किसी भी सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ओवल शेप्ड होता है और कभी कभी लेस ओवल भी होता है, यानी कि कम ओवल भी होता है। इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स का सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियस के अंदर आप देखते हैं न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो न्यूक्लियस से अराइज होता है और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किस वजह से? क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में न्यूक्लियस उसको हेल्प करता है। क्यों? राइबोसोम्स को बनाने में। तो जो क्योंकि इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है तो ये आरएनए क्या करता है, ये आरएनए उनको प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे क्या देखें, कंटेन आरएनए प्रोटीन दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें आरएनए जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क जो आप ये कॉइल स्ट्रक्चर देखें, धागे के समान जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये कैसा होता है, लॉन्ग कॉइल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए का बना होता है। डीएनए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, डीएनए किसे कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें डिवीजन के दौरान, ये सेल डिवीजन के दौरान ये डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल भी स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था जिस पर जीन्स कैरी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डीएनए का बना होता है क्रोमैटिन नेटवर्क, और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं, और ये जीन्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ फंक्शंस हैं, अगर हम इसके फंक्शंस बताएं तो हम इसका लिख सकते हैं, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। नंबर 2, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नंबर 3, इट हैविंग क्रोमैटिन नेटवर्क chromosomes and genes which carry the information from one generation to next generation. These are the functions of the nucleus. I hope all you understand the nucleus part. Now next question is, student is draw a bell-label diagram of mitochondria and explain it. Students ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करा रही हूँ जिससे आपका पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाना है, बेल लेवल मींस लेबलिंग करते हुए, और उसको फिर एक्सप्लेन करना है, पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है विद देयर फंक्शंस के साथ। तो मैं आपको इसमें इसका स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन दोनों चीज़ें बताऊंगी। फर्स्टली इट इज अ डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको दिखाई दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। जैसे जो मैंने ये एप्पल पार्टिकल, जो ग्रीन कलर के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये मैंने पूरे में नहीं बनाए हैं, ये पूरे में बनेंगे, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के पूरे पार्ट में बनेंगे। ठीक है, इट इज ए आउटर मेम्ब्रेन, इट इज ए इनर मेम्ब्रेन व्हिच आर प्रेजेंट इन अ फोल्ड शेप, फोल्ड में प्रेजेंट होती है जिसे स्टेक कहते हैं। ये राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हम राइबोसोम्स खुद बनाता है। सेकंड,
फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये इसके खुद का डीएनए का स्ट्रक्चर है। और क्रिस्टल की सरफेस पर जो आपको रैकेट टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड ऑक्सिसोम्स या ऑक्सिसोम्स या एयरबर्न पार्टिकल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर इन डिटेल। फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंडेड बाय, यानी कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो डिस्कवर किया था वो रुडोल्फ कोहलिकर ने किया था 1880 में। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले सेल के अंदर किसने डिस्कवर किया था? रुडोल्फ कोहलिकर ने 1880 में। बट ये जो टर्म दी थी माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा ने दी थी। किसने दी थी? बेंडा ने। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था? रुडोल्फ कोहलिकर ने। एंड माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय द बेंडा। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड between the Rudolf Koehliker and Benda. Benda gave the term mitochondria and Rudolf Koehliker discovered the mitochondrial structure. Rudolf Koehliker ने mitochondrial structure को क्या किया था? डिस्कवर किया था, जबकि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म दी थी, यानी कि इस स्ट्रक्चर का जो नाम दिया था वो बेंडा ने दिया था। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसलिए कहते हैं? बिकॉज इट जनरेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये सेल को एनर्जी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। प्लांट्स हैव लेस नंबर देन एनिमल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स हैं वो प्लांट सेल में कम होते हैं एनिमल सेल्स की अपेक्षा, यानी कि एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियल नंबर ज़्यादा होता है, जबकि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रियल नंबर कम होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो कम होती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। क्यों? ये केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। जैसे कि आपकी बैक्टीरिया सेल या ब्लू एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपको बताया था जो वेल डेवलप्ड सेल होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। दूसरे एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैविंग द मैमरी ग्लैंड्स टू नरिश देयर यंग वंस, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। मैमल्स से बना है मैमरी ग्लैंड्स, क्योंकि और ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा केवल मैमल्स में ही मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये मैमल्स की आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होते हैं। दूसरे शेप जो होती है वो किसी भी सेल में इसकी स्फेरिकल या रॉड शेप में होती है। आप भी देख रहे हैं मैंने स्फेरिकल शेप बनाया है इसका, ओवल शेप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नंबर जो होता है वो सेल टू सेल वेराइज इन डिफरेंट होता है। एक सेल में हो सकता है ये 4-5 हो, तो दूसरे सेल में हो सकता है इसकी संख्या कितनी हो? एक ही रह जाए। तो नंबर वेराइज फ्रॉम सेल टू सेल। नंबर जो होते हैं वो सेल से एक दूसरे सेल से अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। इट इज ए डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एक फोल्डिंग वाली कैसी है? इनर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये सेल का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इंटरनल स्पेस जो होता है वो मैट्रिक्स के द्वारा, यानी कि इसके अंदर ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक होमोजेनस सेमी फ्लूइड होता है जो जिसमें आपका ये राइबोसोम, एयरबॉर्न पार्टिकल्स, अपना उसका खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड शेप में होती है, क्योंकि बड़ी होती है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर हम किसी छोटे बॉक्स में अगर हम पराठे रखते हैं तो वो तो प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको फोल्ड करके रख देते हैं। फोल्ड करके रख देते हैं तो क्या होता है? कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। तो यही काम इनर मेम्ब्रेन करती है। ये फोल्ड शेप में होती है, इस तरीके से फोल्ड शेप में होती है। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को फैला दे तो इंक्रीज हो गया, ये ज्यादा जगह में आएगा और ये कम जगह में आएगा। आप देख रहे हैं जैसे कि डायग्राम से। ठीक है, और ये कैसा है? लार्ज स्पेस में आ रहा है। तो
ये किस फॉर्म में होती है, फोल्डिंग फॉर्म में होती है। किस वजह से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे, यानी कि इसके इस फोल्ड को, इन फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, ये क्रिस्टे क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ये ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। तो क्रिस्टे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इंटरनल स्पेस फिल्ड विद मैट्रिक्स, क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को क्रिस्टे इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्योंकि क्रिस्टे पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उधर मैंने डायग्राम में बनाया है। ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्या करता है, जिसे हम ऑक्सीजन से एबल पार्टिकल्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये कहाँ लगे हुए हैं, क्रिस्टे पर लगे हुए हैं। जब क्रिस्टे का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट होगी। इसका खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, यानी कि अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। It's have own genetic material that present that help in that present it's having own genetic material present that help to make own protein, जो इसका खुद को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होते हैं फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं, फर्स्टली इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट द एनर्जी टू द सेल, सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है। नंबर 2, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट भी कहलाता है। एंड इट हैविंग ओन जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए, ये अपने खुद के फॉर्म में डीएनए रखता है जिसकी हेल्प से राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट टू मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो भी बताइएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट now students, it is your last question of this video. Draw a well-labeled diagram of chloroplast and explain it. क्लोरोप्लास्ट का एक well-labeled diagram बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। well-labeled मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बता दिया, न्यूक्लियस का बता दिया। इन द प्रीवियस वीडियोज यू ऑल्सो वॉच द डिफरेंट cell organelles and the component of the cell in detail. Now it is a diagram of chloroplast and chloroplast is the type of a plastid. chloroplast क्या होता है, plastid का टाइप है जो कि केवल plants में प्रेजेंट होता है। plastids are three types, first is chloroplast, second chromoplast and third is leucoplast. There I am explain the chloroplast topic. So chloroplast, it is a structure of a chloroplast which found only in green plants. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के होने से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में एब्सेंट होता है, यानी कि प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं और इसीलिए एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। नाउ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनेड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं और इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी है इसके अंदर जो स्पेस है इसके अंदर एक
वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। हमारे 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। फर्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स व्हिच हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, देन आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कर सकते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इन दोनों में खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फॉर्म में, जिसे खुद ही अपने आप ही प्रोटीन का सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये होती है आपकी सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। अब जब ये थाइलाकॉइड स्टैक की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि एक गड्डी के रूप में होती हैं, एक के ऊपर एक लगी होती है, दिस इज कॉल्ड ग्रेना, बट सिंगल फॉर्म इज कॉल्ड ग्रेनम। केवल सिंगल, अगर हम सिंगल पॉइंट को लेंगे, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर इसको लेंगे तो हमसे कहेंगे ग्रेनम, और अगर ये स्टैक्स की फॉर्म में होंगी तो क्या कहलाएंगी? ग्रेना। नेक्स्ट है ये जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से दूसरे के द्वारा कनेक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड लैमेला, इसे हम कहते हैं लैमेला। इसमें खुद के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये स्टैक का एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो होता है क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, कि किसी भी प्लास्टिड में ग्रीन या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? थाइलाकॉइड में। ठीक है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे और बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर इन एक्सप्लेन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रेजेंट ओनली इन ए ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल ग्रीन कलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की होती है, यानी कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की होती है, जैसे डिस्कॉइड शेप, स्फेरिकल शेप, कप शेप, ग्रिडल शेप एंड रिबन शेप। डिस्कॉइड शेप प्रेजेंट, स्फेरिकल शेप इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हायर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। कप शेप जो होती है वो क्लेमेडोमोनास में होती है। ग्रिडल शेप जो होती है वो आपके यूरोथ्रिक्स में होती है, और रिबन लाइक जो शेप होती है वो आपके स्पाइरोगायरा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और डिस्कॉइड जो होती है वो लोअर प्लांट्स में होती है। इसके अंदर एक जो स्पेस होता है, डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो एक खोखली स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसमें वाटरी सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो हेल्प करता है वो डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है, यानी कि नाइट में जो रिएक्शंस प्लांट के अंदर होती हैं, प्लांट के अंदर 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है वो सनलाइट के एब्सेंस में होती है। तो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन होती है, जो कि सनलाइट के एब्सेंस में होती है। सो इट इज अ साइट ऑफ स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। नाउ स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स मेक ग्रेना दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। स्टैक्स जो होते हैं थाइलाकॉइड्स, मैंने आपको बताया था, यानी कि ग्रेनम की जो स्टैक बन जाती है, जो गड्डी बन जाती है, इट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, और ये ग्रेना बनाते हैं दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि जो ग्रेना होते हैं इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट व्हिच कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रेना में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ग्रैब करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है इन द डे टाइम में, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? ओनली ट्रैप द सोलर एनर्जी, यानी कि क्लोरोफिल की रिएक्शन में आपने देखा होगा जो प्लांट्स की रिएक्शंस होती हैं उस तरीके की होती है। CO2 प्लस H2O gives sunlight प्लस क्लोरोफिल।
जिसकी हेल्प से शुगर का फॉर्मेशन होता है, प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कंज्यूम की जाती है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में दोनों गैसेस के बीच में बैलेंस बनाया जाता है। ये आपकी रिएक्शन, ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है और वाटर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर प्लांट बॉडी तक आता है। वहाँ पर जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट बॉडी में, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, वो पोर्शन सनलाइट को ट्रैप करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट बॉडी में? लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो लीव्स आर द किचन ऑफ द सेल, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के लिए फूड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट ट्रांसफॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को ट्रैप करते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, यानी कि शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का जब सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो जो ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें टूट जाते हैं, H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में रिलीज हो जाते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर, यानी कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जब वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नाउ इट कंटेन ओन जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए। ये अपना खुद का डीएनए रखता है जिसकी हेल्प से ये खुद के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ फंक्शन इज इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फंक्शन इज first of all is it help in the formation of food by the process of photosynthesis. Number 2, it is called the kitchen of the cell. इसीलिए इसको kitchen of the cell भी कहा जाता है। I hope all of you understand the topic of chloroplast. chloroplast का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। So please like, share and subscribe my channel and like and share my videos.